पल्लवी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। शरद ने पल्लवी के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। वो उसकी सहकर्मी भी थी और अच्छी दोस्त भी। कहाँ? पल्लवी ने अपने चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए पूछा। यहाँ। शरद ने आगे झुककर जैसे ही पल्लवी के गाल को छुआ, वो दर्द से कराहते हुए पीछे हो गई। संजीव ने तुम पर फिर से हाथ उठाया। शरद ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्रश्न किया। ऐसा कुछ नहीं है, बेख्याली में कुछ लग गया होगा। मैं अभी आती हूँ। पल्लवी नजरें चुराती हुई उठकर वहाँ से जाने लगी। अपने जिस्म पर पड़े निशानों को कब तक मेकअप से छिपाती रहोगी पल्लवी? मैं अब भी कहता हूँ, मेरा हाथ थाम लो। शरद के सवाल को सुनकर पल्लवी एक पल के लिए रुकी, लेकिन अगले ही पल तेज कदमों से वहाँ से चली गई। पल्लवी के जाने के बाद भी शरद वहीं बैठा रहा। उसके दोस्त मोहसिन ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर धौल जमाई। और तुम कब तक पल्लवी से एक तरफा मोहब्बत करते रहोगे? क्या तुम जानते नहीं कि वो शादीशुदा है? जानता हूँ यार, पूरा ऑफिस जानता है कि पल्लवी का पति उसके साथ कैसा जानवरों जैसा सुलूक करता है, मगर वो फिर भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहती है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। शरद ने हताश होकर अपने बालों में हाथ फिराया। लेकिन जब पल्लवी ही उसके साथ रहना चाहती है तो कोई कर भी क्या सकता है? वैसे एक बात बता, क्या तू पल्लवी को लेकर सीरियस है? मोहसिन ने पूछा। मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करती है। वो बस एक बार हाँ कह दे, फिर मैं सब संभाल लूँगा। शरद ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं कामना करूँगा कि तुम्हारी मोहब्बत को मंजिल मिल जाए। अब जल्दी चल, लंच ब्रेक खत्म हो गया है। ब्रेक खत्म होने के बाद भी शरद की नज़रें रह रहकर पल्लवी पर जाकर टिक जाती थी। पल्लवी ने कुछ ही महीनों पहले ये ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके सरल और सुंदर व्यक्तित्व ने शरद का मन मोह लिया था। उसे पता था कि पल्लवी शादीशुदा है, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को मन में ही रखा और मर्यादा की लकीर पार नहीं की। पल्लवी सबसे बहुत कम बात करती थी, पर जब शरद ने पल्लवी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने खुशी खुशी थाम लिया। वो चाहता था कि पल्लवी हमेशा खुश रहे, लेकिन जब धीरे धीरे पल्लवी की शादीशुदा जिंदगी की क्रूर सच्चाई सामने आनी शुरू हुई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। पल्लवी का पति संजीव एक नंबर का नकारा और शराबी था। वो अक्सर पल्लवी के साथ मारपीट करता था, जिसके निशान वो कई दिनों तक मेकअप के सहारे छिपाती रहती थी। पल्लवी की हालत देखकर शरद का मन तड़प उठता था। वो बस किसी तरह उसे इस नर्क से मुक्ति दिलाना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बात से डरता था कि कहीं पल्लवी उसे गलत ना समझ ले। इसी उधेड़-बुन में एक दिन उसने पल्लवी को अपने दिल की बात बता दी थी। शरद को लगा था कि वो उसकी बात सुनकर नाराज हो जाएगी, लेकिन पल्लवी की प्रतिक्रिया तो उसकी उम्मीद के बिल्कुल परे थी। पल्लवी ने हाँ नहीं की तो इनकार भी नहीं किया, बस डबडबाई आंखों से शरद की तरफ देखती रही, जैसे खुद भी मन ही मन उससे प्यार करती हो। पल्लवी की इस मूक सहमति से शरद को थोड़ी हिम्मत मिल गई थी और वो उस पर अपना अधिकार समझने लगा था। इसी अधिकार के नाते वो पल्लवी से कहता था कि वो संजीव को छोड़कर उससे शादी कर ले, मगर पल्लवी को पता नहीं किस बात ने अब तक रोक रखा था। शरद ने गहरी सांस ली और अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले ही दिन शाम के समय पल्लवी अपने ऑफिस के बाहर सड़क पर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। शरद उसी समय बाइक से अपने घर जाने के लिए निकल रहा था। वो पल्लवी को देखकर रुक गया। पल्लवी, आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। पल्लवी बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई।
रास्ते में उसने शरद को एटीएम के सामने बाइक रोकने के लिए कहा और बाइक से उतरकर भीतर चली गई। कुछ मिनटों के बाद पल्लवी बाहर आई तो वो बहुत मायूस लग रही थी। क्या बात है पल्लवी, सब ठीक तो है ना? शरद ने उसकी मायूसी की वजह जाननी चाहिए। मुझे घर का किराया देने के लिए 10,000 रुपये निकालने थे, लेकिन मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है। ज़रूर संजीव ने रुपए निकाल लिए होंगे, किराया भी आज ही देना है। पल्लवी ने परेशान होते हुए कहा। बस इतनी सी बात, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें रुपए दे देता हूँ, शरद ने कहा। लेकिन शरद, मैं तुमसे रुपए कैसे ले सकती हूँ, और अभी तो सैलरी मिलने को भी कई दिन बाकी हैं। लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी रुपए निकाल कर लाता हूँ। शरद एटीएम से रुपए निकाल लाया और पल्लवी के हाथ में नोट पकड़ा दिए। शरद, मैं सैलरी मिलते ही तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगी, पल्लवी ने भावुक होते हुए कहा। ज़्यादा मत सोचो पल्लवी, घर का किराया समय पर दे देना बस। अब चलो, घर नहीं जाना है क्या? शरद ने मुस्कुराते हुए कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। अपने घर से कुछ दूरी पर पल्लवी ने शरद को बाइक रोकने के लिए कहा। बस शरद, यहाँ से मैं अपने आप चली जाऊंगी। शरद ने कुछ कहे बिना बाइक रोक दी और पल्लवी उसे बाय बोलकर चली गई। शरद ने पहले भी कई बार पल्लवी को यहाँ छोड़ा था। वो जानता था कि पल्लवी अपने पति संजीव के डर के कारण उसे यहीं रोक देती थी। पल्लवी के जाने के बाद शरद वहीं खड़ा होकर उसे आंखों से ओझल होने तक देखता रहता। इधर पल्लवी जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खोलकर अपने घर में दाखिल हुई, संजीव हाथ में शराब का गिलास लिए सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रुपए मिले? संजीव ने पूछा। हाँ, 10,000 रुपये मिले हैं, पल्लवी ने पर्स से नोट निकालकर मेज पर रख दिए। चलो, आज की पार्टी का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन अगली बार अपने प्रेमी की जेब से ज़रा बड़ी रकम निकलवाना। आजकल 10,000 रुपये में क्या होता है? संजीव ने नोटों को अपनी ओर सरकाते हुए कहा। पल्लवी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वहां रुककर करती भी क्या? संजीव को शराब पीने के बाद होश ही कहाँ रहता था। वैसे भी अब तो उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसके हाथ में रुपए पहुंच गए थे, इसलिए वो कम से कम 2 से 4 दिन तो शांति से जी सकती थी। कुछ देर बाद रसोई में खाना पकाते समय पल्लवी अपनी नियति के बारे में सोच रही थी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसके परिवार वालों को उसके और पड़ोस में रहने वाले संजीव के रिश्ते के बारे में पता चला था। घर में कोहराम मच गया था। एक तो संजीव उस समय बेरोजगार था, ऊपर से पल्लवी के माता पिता और भाई की नज़रों में उसकी छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस समय पल्लवी की हालत चक्की के 2 पाटों के बीच पिसते गेहूं की तरह हो गई थी। एक तरफ पापा ने साफ कह दिया था कि वो अपनी बेटी का हाथ संजीव के हाथों में कभी नहीं देंगे। दूसरी तरफ संजीव उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। पल्लवी समझा कर थक गई थी, मगर पापा और संजीव में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों ने पल्लवी को जल्द ही कोई निर्णय लेने के लिए कहा था, इसलिए पल्लवी ने निर्णय ले लिया। उसने अपने माता पिता और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर संजीव का हाथ थाम लिया। उसे संजीव पर इतना भरोसा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपना घर छोड़कर उसके साथ चली आई। उसके माता पिता ने उसी समय उससे रिश्ता तोड़ लिया था। माँ ने जाते जाते उससे कहा था कि एक दिन वो अपने इस फैसले पर ज़रूर पछताएगी। घर छोड़ने के बाद दोनों दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने शादी कर ली। संजीव को नौकरी भी मिल गई थी।
शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। पल्लवी अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे उसके सिर से नई शादी का खुमार उतरना शुरू हुआ, उसे संजीव का असली चेहरा नजर आने लगा। संजीव को शराब की लत थी। वो अक्सर शराब के नशे में उस पर हाथ भी उठाने लगा था। सिर्फ यही नहीं, वो पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे काम करने से भी बाज नहीं आता था। उसने बहुत लोगों को चूना लगाया हुआ था। इन्हीं आदतों के चलते उसकी नौकरी भी चली गई थी। एक बार काम से निकाले जाने के बाद संजीव ने नौकरी ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। तब घर चलाने के लिए पल्लवी ने एक ऑफिस में नौकरी कर ली। उसे सारी तनख्वाह लाकर संजीव के हाथों पर रखनी पड़ती, लेकिन उससे भी संजीव का पेट नहीं भरता। वो आए दिन उससे रुपए मांगता और जब पल्लवी उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती तो वो उसे रुई की तरह धुन देता। अगले दिन वो उससे माफ़ी मांग लेता और पल्लवी उसे माफ़ भी कर देती। वो किसी भी कीमत पर संजीव से अलग नहीं होना चाहती थी। वापस लौटकर माँ पिता के घर भी तो नहीं जा सकती थी। जिंदगी इसी तरह उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थी। समय के साथ संजीव की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। जब उसके लिए पल्लवी की तनख्वाह कम पड़ने लगी तो उसने एक रास्ता निकाला। वो चाहता था कि पल्लवी किसी आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे ठगी करे। पल्लवी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे हैरानी हो रही थी कि कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा करने के लिए भी कह सकता है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में अपना फैसला बदलना पड़ा। एक दिन जब संजीव लहूलुहान हालत में घर आया, तब उसे पता चला कि उसने शराब और जुए के लिए कुछ गलत लोगों से बहुत मोटा कर्ज ले रखा है और वे लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उन लोगों से बचने और उनका कर्ज चुकाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पल्लवी ने मजबूरन वही किया जो संजीव ने उसे करने के लिए कहा था। पल्लवी का एक सहकर्मी दिनेश उसे पसंद करता था और यह बात उससे छिपी नहीं थी। पल्लवी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर उसे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाकर धीरे धीरे उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाने लगी। थोड़े ही दिनों में दिनेश उसकी खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर पैसे ऐंठने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिनेश उसके झूठों को सच मानकर उस पर विश्वास करता गया। इस तरह कुछ महीनों में संजीव का सारा कर्ज उतर गया, लेकिन पल्लवी के लिए दिनेश को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था और कई बार उसके घर तक भी पहुंच गया था। अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। पल्लवी उसके लाखों रुपए कहाँ से लौटाती? अपनी पोल खुलने से बचने के लिए संजीव और पल्लवी ने रातों रात शहर बदल लिया। शहर बदलने के बाद भी संजीव में कोई बदलाव नहीं आया। पल्लवी ने यहाँ भी नौकरी कर ली। वो संजीव से भी नौकरी ढूंढने के लिए कहती थी, लेकिन संजीव के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से कर्ज में डूब गया और उसने पल्लवी पर दोबारा वही खेल खेलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पल्लवी ने फिर से उसकी बात मान ली। बस इसी तरह शहर बदल बदल कर लोगों के साथ ठगी करना उनका पेशा बन गया था। लेकिन इस पेशे के भी कुछ नियम थे जो संजीव ने बनाए थे। उसे हर वक्त ये शक होता कि कहीं पल्लवी अपने शिकार के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा रही है, और इस बात की झुंझलाहट वो उस पर हाथ उठाकर निकालता। कभी कभी पल्लवी को लगता था कि वो एक अंधे कुएं में गिरती जा रही है। वो जब भी संजीव से ऐसा करने के लिए मना करती, वो उससे वादा करता कि बस ये आखिरी बार है।
इसके बाद वो खुद को पूरी तरह से बदल लेगा और वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पल्लवी न चाहते हुए भी उस पर भरोसा कर बैठती थी। उसे लगता था कि संजीव पर भरोसा करने के अलावा उसके पास विकल्प भी क्या था। अपने सारे रिश्ते नाते तो वो खुद ही पैरों तले रौंद आई थी। कुछ महीने पहले इंदौर आने के बाद भी संजीव ने उससे वादा किया था कि वो अब सुधर जाएगा, लेकिन हुआ क्या? अब वो पैसों के लिए शरद जैसे शरीफ और अच्छे आदमी को बेवकूफ़ बना रही थी। इस बार भी संजीव ने वादा किया था कि वो ये उनकी आखिरी ठगी है, क्योंकि नई जिंदगी शुरू करने के लिए रुपयों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। उसे अक्सर ये महसूस होता था कि वे पुरुष मूर्ख नहीं हैं जिन्हें उसने ठगा है। असल में वो खुद मूर्ख है जो बार बार संजीव की बात मान लेती है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी उससे गालियां सुनती है, मार खाती है। पल्लवी उन मूर्खों में से थी जिसने खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा था। अपनी गलतियों के कारण वो संजीव की बिछाई शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई थी। पल्लवी ने आंसू पोंछे और मन मारकर संजीव को खाना परोसने चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो संजीव शांत रहा, लेकिन वो 10,000 रुपयों पर आखिर कितने दिन ऐश करता। उसने पल्लवी को शरद से 1 लाख निकलवाने के लिए कहा और इसके लिए योजना भी समझा दी। पल्लवी ने संजीव के कहे अनुसार अभिनय करना शुरू कर दिया। एक दोपहर शरद के साथ खाना खाते समय उसने अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर बात करने का नाटक किया और रोने भी लगी। पल्लवी को इस तरह रोता देखकर शरद परेशान हो गया। पल्लवी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? घर पर सब ठीक तो है ना? शरद ने पूछा। शरद, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उनके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा और वो भी 2 दिनों के अंदर। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? पल्लवी ने परेशान होने का नाटक किया। तुम फिक्र मत करो पल्लवी, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। शरद ने उसे हौसला बंधाते हुए कहा। कैसे फिक्र ना करूं शरद? मेरा बैंक अकाउंट संजीव खाली कर चुका है। जो थोड़े बहुत गहने थे वे मैंने कर्ज उतारने के लिए बेच दिए थे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास घर का किराया देने के लिए 1 फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उस वक्त तुमने मेरी मदद की थी। अब मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? पल्लवी अपने चेहरों को हथेलियों के पीछे छिपाकर रो पड़ी। शरद अपनी कुर्सी खींचकर पल्लवी के पास ले आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पल्लवी, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम रोना बंद करो प्लीज़। शरद को पिघलता देखकर पल्लवी ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और रोते हुए कहा, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ शरद। तुम अकेली नहीं हो पल्लवी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शरद ने पल्लवी के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो उसके चेहरे पर उभरती कुटिल मुस्कान से बेखबर था। अगले दिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही पल्लवी को मालूम था कि शरद ने रुपयों का इंतजाम कर लिया होगा। आखिर उसने अभिनय भी तो कमाल का किया था। पल्लवी का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। शरद ने लंच ब्रेक के समय उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। थैंक यू सो मच शरद, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सारे रुपए लौटा दूंगी। पल्लवी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। कैसी बातें करती हो पल्लवी, क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं है? अब बातें करने में समय बर्बाद मत करो। जाओ और अपनी बहन को ये रुपए दे दो। शरद ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। पल्लवी ने एक बार फिर से शरद को धन्यवाद कहा और रुपए लेकर अपने घर आ गई।
1 लाख रुपए देखकर संजीव खुशी से उछल पड़ा और एक पल गंवाए बिना पल्लवी के हाथ से नोट झपट लिए। अरे वाह पल्लवी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अच्छा ये बताओ, शरद को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं। वेरी गुड, अब अगली बार 2 लाख रुपए से कम मत मांगना, संजीव ने हिदायत दी। लेकिन संजीव, इस तरह बार बार बहाने करके ज्यादा रुपए मांगूंगी तो शरद को मुझ पर शक हो जाएगा, पल्लवी ने तर्क दिया। पल्लवी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ये शरद तुम पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका है। इसका जितना फायदा उठा सकती हो उठा लो, फिर कोई नया बकरा फंसा लेना, संजीव ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और चलता बना। संजीव के जाने के बाद पल्लवी का हाथ अनायास ही अपने माथे पर चला गया। जब शरद ने उसके माथे को चूमा था तो उसे अजीब सी सुखद अनुभूति हुई थी। शरद ने उसे भीतर तक छू लिया था। आज से पहले उसने न जाने कितने लोगों के साथ प्यार का नाटक किया था, मगर उसे ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। सिर्फ ये ही नहीं, शरद के रुपए संजीव को देते समय उसे ग्लानि हो रही थी। वो संजीव के पूछने पर इनकार कर देती थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे शरद का साथ अच्छा लगने लगा था। पल्लवी को आभास हुआ कि उसका मन भटक रहा है। वो शादीशुदा होते हुए भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। उसने मन ही मन खुद को फटकारा और अपना ध्यान बटाने के लिए घर के काम में व्यस्त हो गई। 1 लाख रुपए मिलने के बाद भी संजीव का पेट नहीं भरा। उसने जल्द ही सारे रुपए उड़ा दिए और पल्लवी को शरद से दोबारा रुपए मांगने के लिए मजबूर करने लगा। इस बार उसके लालच के साथ रुपयों की मांग भी बढ़ी थी। पल्लवी के इनकार करने पर वो उसे प्रताड़ित करने लगा। इधर ऑफिस में पल्लवी और शरद के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। संजीव का बुरा बर्ताव आग में घी का काम कर रहा था। संजीव के दिए जख्मों को शरद के प्रेम का मरहम भरने लगा था। पल्लवी के प्रति शरद की परवाह उसे शरद की तरफ खींचती चली जा रही थी। जब पल्लवी शरद के करीब होती तो खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि शरद की बाहों में ही उसका घर है। पल्लवी के लिए प्यार का नाटक धीरे धीरे सच होता चला गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो खुद को शरद से प्यार करने से नहीं रोक पाई। पल्लवी ने निश्चय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वो शरद से कभी रुपयों की मांग नहीं करेगी। अपने इनकार का खामियाजा पल्लवी को कई बार भुगतना पड़ा। संजीव बात बात में राई का पहाड़ बनाकर उस पर हाथ उठाने लगा। उसे शक था कि पल्लवी उसे धोखा दे रही है। जब शरद ने उसके जिस्म पर पड़े निशानों को देखा तो वो अपने आपे से बाहर हो गया। आज मैं संजीव को छोड़ूंगा नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, शरद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और बाहर जाने लगा। नहीं शरद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पल्लवी ने उसे रोका। इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी की तरफदारी कर रही हो? शरद ने आश्चर्य से पूछा। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ शरद, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम संजीव से दूर रहो। तुम नहीं जानते हो कि वो कितना घटिया आदमी है, कैसे कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, पल्लवी ने उसे समझाया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ पल्लवी, शरद जोश में आ गया था। लेकिन मैं तो डरती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, पल्लवी ने सिर झुकाकर कहा तो शरद ने उसे सीने से लगा लिया। ओह पल्लवी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। तुम संजीव को छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने पहले भी कहा था पल्लवी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। संजीव मेरी जान ले लेगा मगर मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने देखा है कि वो किस हद तक जा सकता है। शरद, मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पल्लवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ शरद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तो फिर मेरे साथ भाग चलो। शरद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। पल्लवी हैरान हो गई। मेरी आंखों में देखो पल्लवी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार हाँ कह दो, फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम पर उस संजीव का साया तक नहीं पड़ेगा। शरद ने पल्लवी की आंखों में झांकते हुए कहा। शरद की आंखों में अपने लिए प्यार की गहराई देखकर पल्लवी सिहर उठी। उसे कुछ कहते नहीं बना। उसने शरद से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और घर चली आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी पल्लवी ने शरद को जवाब नहीं दिया था। संजीव ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। एक रात जब उसके कोप का भाजन बनने के बाद पल्लवी बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी, उस वक्त उसके कानों में शरद की कही बातें गूंज रही थी। सालों पहले उसने अपने माता पिता की बात न मानकर जो गलती की थी, उसकी कीमत वो आज तक चुका रही थी। संजीव पर भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, इसलिए आज वो शरद पर भरोसा करने से भी डर रही थी। हालांकि उसने शरद की आंखों में अपने लिए जितना प्यार देखा था, उसका आधा भी उसे संजीव की आंखों में कभी नजर नहीं आया था। मगर अब वो कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहती थी। वो जानती थी कि इस तरह संजीव को धोखा देकर शरद के साथ भागना गलत होगा, लेकिन अगर वो संजीव से अलग होने या तलाक लेने की कोशिश करेगी तो शरद के सामने उनकी सारी असलियत आ जाएगी। शरद को पता चल जाएगा कि पल्लवी उसे किस तरह मूर्ख बनाकर उससे पैसा ऐंठती रही और वो उससे नफरत करने लगेगा। नहीं, वो किसी भी कीमत पर शरद को खोना नहीं चाहती थी। आज तक उसने गलत काम के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया, तो अब एक आखिरी बार अपने प्यार को पाने के लिए ही सही। पल्लवी के दिल से डर खत्म हो गया था। वो शरद को पाने की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। वो कई सालों से जिस पिंजरे में कैद थी, अब वो उसे तोड़कर उड़ जाना चाहती थी। पल्लवी ने धीरे से मोबाइल उठाकर शरद का नंबर डायल किया और उसके फ़ोन उठाने पर बस इतना कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन पल्लवी शरद की बताई जगह पर उससे मिलने गई। शरद ने उसे पूरी योजना बताई। पल्लवी ने अपनी सहमति दे दी और घर वापस आकर सामान्य व्यवहार करने लगी, जिससे संजीव को उसके ऊपर जरा भी शक न हो। 3 दिन बाद शरद के कहे अनुसार पल्लवी ने अपने कपड़े, कुछ ज़रूरी कागजात और कुछ रुपए एक बैग में रख लिए। उसने बैग को पलंग के नीचे छिपा कर रख दिया। उस रात भी संजीव रोज की तरह नशे में धुत होकर घर आया। पल्लवी ने कुछ मीठे बोल बोलकर उसे थोड़ी और शराब पिला दी। थोड़ी ही देर बाद संजीव बेसुध हो गया था। पल्लवी ने धीरे से अपना बैग निकाला और घर के बाहर चली आई। बाहर आकर वो रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी में बैठ गई। कुछ दूर तक वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसे डर था कि कहीं संजीव उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसकी जान में जान आई। उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि शरद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने अगली ट्रेन की 2 टिकटें भी ले ली थी। तुम ठीक तो हो ना? शरद ने पूछा। मैं ठीक हूँ शरद। हम कहाँ जा रहे हैं? बस कुछ ही मिनटों में जम्मू जाने वाली ट्रेन आती ही होगी। मैंने उसी की 2 टिकटें ले ली है। कुछ दिन वहीं रहेंगे, बाद में कोई और इंतज़ाम कर लूँगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शरद, हम दोनों साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी ट्रेन भी आ गई। पल्लवी और शरद ट्रेन में चढ़कर एक खाली बर्थ पर बैठ गए। तुम सो जाओ पल्लवी, जब सुबह तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, शरद ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी ने उसके कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली।
वो कुछ ही देर में नींद के आगोश में समा गई। सुबह जब पल्लवी की आंख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी और शरद उसके पास नहीं था। उसे लगा कि वो शायद स्टेशन से कुछ लाने के लिए उठा होगा, लेकिन जब कुछ मिनटों के बाद भी शरद वापस नहीं आया तो पल्लवी घबरा गई। उसने पूरे डिब्बे में देख लिया, लेकिन शरद वहाँ नहीं था। शरद शरद, वो खिड़की से बाहर झांककर उसे पुकारने लगी। उसने पर्स से मोबाइल निकालकर शरद का नंबर डायल किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। पल्लवी बुरी तरह से घबरा गई। वो घबराकर इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नज़र सीट पर रखे अपने बैग के नीचे दबे एक कागज़ पर पड़ी। पल्लवी ने कांपते हाथों से कागज़ उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। वो उसके नाम शरद का पत्र था। उसमें लिखा था, पल्लवी, जब तक तुम्हारी आंखें खुलेंगी मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। हाँ, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें सुंदर भविष्य के सपने दिखाकर बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, मगर ये धोखा उस धोखे के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में कैसे पता चला। पल्लवी, जिस दिन मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं संजीव तुमसे वे रुपए न छीन ले जो तुम्हारी माँ की जान बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे घर के बाहर आकर मुझे कुछ और ही सच्चाई नजर आई। उस दिन मैंने तुम्हारी और संजीव की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था कि किस तरह तुम दोनों पति पत्नी मुझे पैसों के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुमने ना जाने कितने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटा होगा। पल्लवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा, इसलिए मैंने तुमसे अपने साथ भाग चलने के लिए कहा, ताकि तुम्हें पता चले कि दिल टूटने पर कितना दर्द होता है। अब जिंदगी भर सोचना कि तुमने कितने लोगों के साथ कितना गलत किया। और हाँ, घर वापस जाने के बारे में मत सोचना। मैंने संजीव को चिट्ठी लिखकर उसे सब बता दिया है। अब तुम्हारे लिए उस घर में भी कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था पल्लवी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन शुक्र है कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। तुम्हें लोगों को शतरंज के मोहरे बनाकर उनके साथ खेल खेलने का बहुत शौक था ना पल्लवी। आज मैंने तुम्हारे ही खेल में अपने दांव से मात दे दी है। हो सके तो जो तुमने मेरे साथ किया वो आइंदा किसी के साथ मत करना। शरद। पल्लवी की आंखों से आंसू टपक टपक कर चिट्ठी पर गिर रहे थे। झूठ और धोखे का सहारा लेकर वो आज कहीं की भी नहीं रही। वो भूल गई थी कि छल के सहारे शतरंज की चाल भले ही जीती जा सकती है, किसी का प्यार नहीं। उसके मुंह से हौले से वे शब्द निकले जो शरद चिट्ठी के आखिर में लिखना भूल गया था, शय और मात। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।